फेमिनिस्ट कहलाने का खतरा मोल लेते हुए कैफ़ी साहब की एक नज़्म आपको सुनाती हूँ, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रिय है। कद्र इसका इसका उन्वान है औरत। और इसकी कहानी ये है कि कैफ़ी साहब एक बार एक मुशायरे में ये नज़्म पढ़ रहे थे और शौकत जी ने इनकी नज़्म सुनी और वहीं से उनको इश्क हो गया और बहुत जल्द उसके बाद उनकी शादी हो गई। तो इसके कुछ मैं आपको पैराग्राफ सुनाती हूँ। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिसानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी एक चीज़ है जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़कर रस्म के बुत बंद कदामत से निकल, जोश इफ़रत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्का अज़मत से निकल। क़ैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह की खार क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी है, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है नक्शत ख़मे गेसू में नहीं। जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। शुक्रिया। धन्यवाद नीलिमा जी। अब आप भी कविता सुना दीजिए, क्योंकि अब कोई भूमिका नहीं, सीधे कविता समय इस सत्र का पूरा हो चुका है। अच्छा, तो एक तो मैं प्रेम कविता सुनाती हूँ, जो गुरु 7 साल इंतज़ार करने के बाद जब उनका विवाह होता है और विवाह के रात में जब वो मिलते हैं तो ये वो गाते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए ये कविता बोल रहा हूँ। ये माधव जूलियन की कविता है, मराठी बहुत ही महान कवि थे। उनकी कविता वो सुनाते हैं अपनी प्रियतमा को, और ये कविता है जो अनफुलफिल्ड लव की है, जो प्रेम नहीं मिल पाया उसकी है। तो वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है गुरु कि मैं इसलिए ये सुना रहा हूँ क्योंकि हमारा भी यही हश्र हो सकता था, लेकिन याद करना चाहिए हमें कि कितने दूर हम पहुँचे हैं। तो मैं पहले मराठी में थोड़ा बोलती हूँ। एकत्र गुंफून जीवित धागे, प्रीतीचे नर्तन नाचलो मागे, एकटा उभा मी येथे भोवती शोधी प्रिये दे, देशील ना मग कसून खेव, बांधतील वर तोरण देव, गाजत जंगल मंगल गाण, कड्यातून खाली लोटून प्राण, होऊनी काशाय रंग, प्रेमाने बेहोश दम, पावुगे समाधी सागरी अंत, अजून संपेन वैशाख हंत। आपको अगर आप हिंदी जानते हैं तो मराठी भी समझ गई होंगे, इसलिए इसका मैं अभी अनुवाद नहीं करती। आवश्यकता नहीं, आपने इतना मधुर सुनाया। लेकिन एक और कविता से मैं ये अंत करना चाहूँगी। जो थीम है उसके, जो एक सेल्फ रियलाइजेशन की थीम जो किताब की है, वो ये एक तिड़क की कविता है, उसमें बहुत सुंदरता से बाहर आती है।
मीश्वरांच्या जगत कारणाच्या स्वरी हेतुची पूर्तता मंगल बोला हवे ते मला काय त्याचे पुरे जाणतो मीच माझे बळ। और हिंदी में इसका अनुवाद है, क्या मैं पूर्ण और शुभ नहीं हूँ? ईश्वर की जगत के कारण नहीं हूँ, जगत का कारण नहीं हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी शक्ति क्या है और मेरा अधिराज्य क्या है। धन्यवाद। अनामिका जी, कोई भी कविता एक सुना जो दी। मुझे याद है मैं सुना हाँ, देती। जी जी। देखिए, परंपरा जीवन का नमक है, इस तरह से अगर आप सोचें तो नमक शीर्षक है इस कविता का। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियाँ दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया।